समरीन 8 डे, समरीन डे। दिसंबर। तो हाँ 8 दिसंबर। और 4 दिसंबर को क्या होता है? नेवी डे। नेवी डे। हाँ नेवी डे। तो सबमरीन डे किस जो है शिप के लिए डेडिकेटेड है, बता सकते हैं? आईएनएस कलवरी। आईएनएस कलवरी। ये क्यों फेमस है आईएनएस कलवरी? क्या किया इसने? काफी बुजुर्ग है ना, काफी पुरानी, इसलिए। 33 साल पुरानी। हाँ ठीक है। अच्छा, हाल ही में किस राज्य ने काऊ स्लेटर बिल पास किया था, जरा बताइए, पिछले वाले करंट अफेयर में जो पढ़े थे। कर्नाटक। ठीक है। अब एक नई उसी के बगल में चलते हैं, आज से शुरू करते हैं हम लोग जगन्ना जीव क्रांति योजना। आज का पहला करंट अफेयर जगन्ना क्रांति स्कीम, हिंदी में भी जगन्ना जीव क्रांति योजना। ये पूछा जाएगा कि ये किस राज्य ने इसको जारी किया, इस योजना को। तो आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश ने योजना जारी किया। और है क्या इसमें, एक तरह से विमेन एम्पावरमेंट के लिए किया जा रहा है। इसका स्कीम क्या है? महिला सशक्तिकरण। ठीक, महिला सशक्तिकरण इसका है थीम। और इसके तहत 2.49 lakhs sheep and goats will be distributed to the women of the Andhra Pradesh living in the coastal region। ठीक, आंध्र प्रदेश के तटवर्ती क्षेत्र में, आंध्र प्रदेश के तटवर्ती क्षेत्र में वास करने वाली महिलाओं को 2.49 लाख भेड़ और बकरी वितरित की जाएंगी। इससे महिलाओं को रोजगार मिलेगा, है ना। एक बार उनको मिल जाएगा तो उसी से पैसा कमाती रहेंगी, फिर आगे को बिजनेस करती रहेंगी। उनका क्या कहते हैं, जीवन दशा सुधरेगी। इस स्कीम के तहत बहुत अच्छी योजना है, सरकार अपने पैसे से दे रही है। किसी को बेरोजगारी भत्ता देने से बेहतर क्या होता है? अपने स्टेट में क्या होता है, यूपी में बेरोजगारी भत्ता है, काहिल बना दो, उसका कोई इस्तेमाल नहीं। रोजगार शुरू करा दो। सबसे महत्वपूर्ण क्या है, किसी व्यक्ति का रोजगार आप शुरू करा दो कि उसी से वो खुद ही कमाता रहे, हर महीना उसको भत्ते देने की जरूरत नहीं। उसको कुछ ऐसा दे दो जिससे कि उसकी दुकान चल जाए, उसका बिजनेस चल जाए, उसका काम शुरू हो जाए और उससे वो हर महीने पैसा कमाता चला जाए और उत्तरोत्तर वृद्धि होती जाए। क्योंकि मान लीजिए किसी को आपने 4,000 रुपया महीना दिया तो 4,000 रुपया महीना खर्चा कर डालेगा, है ना। उसका कहीं इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, कुछ उसका होने वाला नहीं है इसमें। और इस तरह से अगर आप 12 महीना देते हो तो कितना दे दिए? 48,000 रुपये उसको ऐसे दे दिए। 48,000 रुपये उसको एक बार में दे दो, है ना। और या फिर उसको उस तरह से दो, उस तरह से खर्चा कर डालेगा। उसको कुछ ही ऐसे मोड में दो जो कि उसका बिजनेस शुरू होने के लिए बाध्यकारी हो, है ना। और बिजनेस वो शुरू कर दे अपना, और उसके बाद वो खुद ही हमेशा कमाता चला जाएगा, हर महीने वो कमाता चला जाएगा, आपको दोबारा देने की जरूरत नहीं, वो उसी से कमाता रहेगा, उसकी अर्निंग होती रहेगी। इसलिए यह स्कीम ज्यादा अच्छी है। उत्तर प्रदेश को भी इस तरह की योजनाओं पर ध्यान देना चाहिए। हमारे मोदी जी ने कहा था कि बेरोजगार भाइयों को पकौड़ा बेचिए, है ना। कोई बुरी बात नहीं है, पकौड़ा आप बेच सकते हैं। जो लोग बड़ा बिजनेस कर रहे हैं, वो पकौड़ा बेचने वाली जो बात की थी उसका मतलब है कि वो होटल इन्वेस्टमेंट, तो उसके लिए आप 6 लाख रुपए उन गरीब लोगों को दे दो, उन बेरोजगार लोग को दे दो, वो अपना होटल खोल लें भाई, है ना। उसको बड़े लेवल पर सोच के देखिए, तो कम से कम उनको अर्निंग होने लगे।
कुछ तो करो। तो इसकी अच्छी थी। अगला सर ये क्या लिखा है? 2.49 लाख या लोन, क्या लिखा है सर वो? लाख 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 लाख, ठीक है। अगला है, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये भी, ठीक है। ये पूछा जा सकता है क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर मुद्दा चल रहा है इजराइल वाला, और काफी फेमस है, तो इस कारण से ये पूछा जा सकता है। हनूक, जो हाल ही में चर्चा का विषय रहा, निम्नलिखित में से संबंधित है, ऐसे करके वो क्वेश्चन बनाएगा, फिर उसमें ऑप्शंस देगा। हनूक तो ये है क्या? तो यहां पर हम चलेंगे मैसेडोनिया, मकदूनिया जिसे कहते थे, मैसेडोनियन एम्पायर था। जहां का कोई एक प्रतापी शासक, कोई नाम बता सकता है? कोई बता सकता है? अच्छा, मकदूनिया का एरिया आता कहाँ का है? कौन सा एरिया है? तुर्किस्तान, तुर्क वाला एरिया जो टर्की। कहाँ कहाँ तक था? ईरान, मिस्र, बिल्कुल सही। टर्की, ईरान, मतलब ये पूरा उधर का भूमध्य सागर के उत्तर से, उत्तर और पूरब से शुरू करते हुए, हाँ, और ये आपका इधर, ये आपका मैसेडोनिया, अफगानिस्तान बॉर्डर तक। यहाँ पर जो बहुत ही फेमस, बहुत ही शक्तिशाली शासक था, जिसे यूनिफिकेशन के लिए भी जाना जाता है इतिहास में, और वो थे, उनको हर कोई जानता है, सिकंदर। नहीं नहीं, वो तो और पुराना हो गया, सिकंदर है ना, अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर की मृत्यु हो गई थी जब वो वापस लौट रहा था, और उसकी फाइट दोबारा से हो गई थी, किससे? पोरस से, और वहां पर बहुत बुरा पराजित हुआ था, उसका सब लूट गया था, जितना लूट करके भाग गया था, और उसके बाद वो ईरान में को प्राप्त हो गया, आत्महत्या कर लिया था, कहते हैं जहर पी करके, है ना। और उसके कोई संतान नहीं थी, तो वहां का राजपाट किसको मिल गया? उसके सेनापति ना, सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर यहाँ का फिर शासक बना, लेकिन इसने क्या किया? डायनेस्टी का नाम बदल दिया, इसने अपनी डायनेस्टी चला दी। सिकंदर की जो पॉलिसीज थी, रिलीजियस पॉलिसीज, वो ज्यादा किसी धर्म को, सिकंदर ने हर जगह आक्रमण किए, लेकिन कहीं उसने अपने धर्म को नहीं थोपा, उसने लूटा। लेकिन धार्मिक रूप से अगर हम देखें तो वो उतना ज्यादा क्रूएल नहीं था। लेकिन सिल्यूकस निकेटर बहुत ही इस मामले को लेकर के जबरन धर्मांतरण कराना, दूसरे धर्म के लोगों को उठने ना देना, दूसरे धर्म के जो मॉन्यूमेंट्स हैं उनको क्षतिग्रस्त कर देना, तो इसने प्रतिबंधित कर दिया कि जो ईसा मसीह को जो लोग मानते हैं उनको ढूंढवा ढूंढवा करके मारा गया, मंदिरों में ये सब बंद कर दिया गया। इसके राज्य का नाम फिर हो गया, यानी मकदूनिया का बाइफर्केटेड पार्ट, ठीक है, कहते थे सेल्सिड एम्पायर, ठीक है। ये बैकग्राउंड है करंट अफेयर का, इतना जानने की जरूरत नहीं, लेकिन जाने रहोगे तो ठीक रहेगा, वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ोगे तो काम आएगा। सेल्यूसिड साम्राज्य की स्थापना इसने करी, और इसने पूरा कंप्लीटली बैन कर दिया कि अभी नहीं इसको। बहुत समय तक फिर जो जीव्स जिसे वो इसकी नीतियों के लिए खिलाफ आवाज उठाते गए लोग। अंततोगत्वा जो यरूशलेम में इनका
मंदिर है, एक द्वितीय मंदिर का निर्माण संभव हो सका। ठीक है, यरूशलेम क्यों फेमस है? यरूशलेम में मंदिर की मतलब वो टूट गया था, तुड़वा डाला गया था, उसके बाद दूसरा उसका वैसे जैसे कि राम मंदिर है, ये फिर से दूसरा फेज में इसका निर्माण हो रहा है, वैसे ही यरूशलेम के मंदिर का निर्माण हुआ। ठीक है, कहां पर है यरूशलेम, कौन से देश में, जरा बताना, बहुत फेमस इजराइल। रहा चर्चा में। हाँ इजराइल। बिल्कुल। फिलिस्तीनी अपना दिखाते हैं। और इस कारण से जेरूशलेम के टेम्पल को लेकर के उसने क्या कहते हैं क्राइस्ट सर्किट बनाना शुरू किया इजराइल ने, और जगह जगह जो बौद्ध हैं या इस्लामिक मॉन्यूमेंट हैं वहां पर यह बता करके कि इनको याद किया जाएगा, और जहां जहां पर ईसा मसीह ने कुछ किया है उन जगहों पर सरकार इजराइल गवर्नमेंट क्रिश्चियन मॉन्यूमेंट्स बनवाएगी और बनवा रही। तो जहां जहां बौद्ध टेम्पल है तो वहां पर तो एक वो कहता था यहाँ पर तो पानी पिया था ईसा मसीह ने, उसको तुड़वा करके वहां पर बड़ी सी मूर्ति पानी पीते हुए ईसा मसीह की लगा दो, है ना। फिर कहीं पर मान लो मस्जिद है तो कहते अरे मस्जिद तो बाद में आई, यहाँ तो जीसस क्राइस्ट ने सबको क्या कहते हैं मरी मछलियों को जिंदा कर दिया था, अब तो यहाँ तालाब खुदवा करके उसमें मछलियां पाली जाएंगी और ईसा मसीह का लगेगा। इसका पूरे इंटरनेशनल लेवल पर विवाद चल रहा है, 6 साल हो गया, लेकिन इजराइल वही करता है जो उसको मन करता है। क्रिटिसाइज भी हुआ लेकिन तब भी उसने किया। ठीक है, तो जेरूशलेम में हुआ क्या था आखिर, ये इतनी फेमस टेम्पल क्यों है? ईसा मसीह, म्यूट रखिए अपना। ईसा मसीह का जन्म हुआ था या ईसा मसीह की मृत्यु हुई थी, क्या हुआ था भाई जरा बताइए। कोई यहाँ क्रिश्चियन नहीं है क्या? जन्म तो उसकी उनकी मृत्यु तो हुई थी लेकिन वो वापस जिंदा हो चुके थे। हाँ वो ये तो जिंदा देखा गया हुए थे, मृत्यु नहीं हुई थी, है ना, लेकिन वापस जिंदा हो गए थे, यानी सूली पे लटकाया गया था। यस सर। तो हाँ, तो उसको क्या कहते हैं इस जगह पर, है ना, मंदिर तुड़वा दिया गया था तो दोबारा से मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ। ठीक है, तो हानुक फेस्टिवल ऑफ लाइट्स है ना, जिसे इजरायली या जेविस दीपावली आप कह सकते हो, इसे क्या कहते हैं जेविस दिवाली। ठीक है, पूरे शहर को, पूरे मंदिर को जो है सब लोग फेस्टिवल मनाते हैं, गिफ्ट लेकर के आते हैं, है ना, और पूरा कैंडल से सजाया जाता है। यहाँ पर जैसे हमारे यहाँ दिया होता है वहां पर वो कैंडल्स का इस्तेमाल करते हैं, ढेर सारी कैंडल्स वहां पर जलाई जाती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है। और हानुक फेस्टिवल दिसंबर में टेंटेटिव डेट होती है। ठीक है, जैसे 12 दिसंबर 13 दिसंबर ऐसे इसकी फेस्टिवल रहती है। हानुक फेस्टिवल मनाया गया भारत में भी ज्यूस को, क्योंकि इजराइल हमारा दोस्त है। ठीक है, तो हानुक फेस्टिवल भारत में भी क्या कहते हैं इसको भी सेलिब्रेट किया गया। ठीक है, गोवा में सेलिब्रेट किया गया, और मोदी जी ने इसके बारे में मन की बात में भी कहा, यानी कि एक तरह से यह अंतरराष्ट्रीय संबंधों का सुदृढ़ीकरण है कि भाई हनूक फेस्टिवल जीविस हमारे यहाँ है नहीं, गिने चुने तो वैसे भी दुनिया में है ना, और इजरायली फेस्टिवल है। तो मोदी जी ने अपने मन की बात में जो कहते हैं समझ लो पेपर वो थोड़ा थोड़ा बता रहे हैं। ठीक है, तो उन्होंने इसको बोला था, इसलिए ये बात इंपॉर्टेंट हो जाती है। और उन्होंने ये स्टेटमेंट इस्तेमाल किया था कि ये जो है क्या कहते हैं जैसे भारत की दिवाली है ऐसे ही जेस दिवाली है ये, यानी दोनों सभ्यताओं को आपस में मिक्स करते हुए उन्होंने दिखाया। और ये भी कहा कि जेविस और मतलब जो कंट्री इजराइल और भारत भाई भाई, है ना, ये तो शब्द नहीं इस्तेमाल किया था इजराइल भारत भाई भाई, मतलब उनके कहने में थीम यही दिख रही थी। ये क्यों किया गया, जब भारत में जीस नहीं है, गिने चुने हैं, तो क्यों इतना ज्यादा तूल इसको दिखाया गया?
कोई वोट बैंक का फायदा तो इनको मिलेगा नहीं। स्ट्रॉन्ग और डिप्लोमेटिक वैसे ही भारत में इतने सारे फेस्टिवल, तो तो फिर ये नया फेस्टिवल। स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप बनाने की। हाँ, to strengthen the diplomatic relation between the Israel and India। ठीक है, ये बहुत बड़ी बात है। और इजराइल हमेशा भारत का साथ भी देता है, कोई मामला होता है तो उसमें। ठीक है, तो अभी समझ में आ गया इसका पीछे का कहानी और ये सब। किसी कोई डाउट? आगे चलें? चलें? यस सर। यस सर। जी सर। हाँ, हनूक है तो ये एक क्या कहते हैं, हाल ही में खोजा गया जंगली फूल की प्रजाति है। एक ऑप्शन बी, तराई क्षेत्र में रहने वाली जनजाति है ना। एक जीविश फेस्टिवल है। ऐसे करके 4 ऑप्शन आपको दे देगा, उसमें आपको ये बताना होगा। अगला, इस्कीमियम जनरथनामी, अजीब सा नाम है। आईएएस इस तरह के क्वेश्चन पूछता है। ये क्वेश्चन पीसीएस नहीं पूछेगा, अगर पूछेगा तो आईएएस पूछेगा। ठीक है, उसके कैटेगरी में आता है तरह क्वेश्चन। इस्कीमियम जनरथनामी, ये 2020 में दिसंबर में एक नई प्रजाति खोजी गई घास की, जो कि मुरैन घास की प्रजाति के तहत आती है। ये गोवा में पश्चिमी घाट की रत्नागिरी पहाड़ी क्षेत्र में एक नई वैरायटी खोजी गई घास की। ठीक है, वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट, गोवा। ठीक, किस प्रजाति के अंदर बताया सर? मुरैन घास। मुरैन ग्रास की एक डिफरेंट स्पीसीज है जिसे खोजा गया। और फिर ये कौन है, ये नाम किसका इसमें उठा के रखा गया, इसका नामकरण किया गया जिसने सर रिसर्च किया लास्ट में। हाँ, साइंटिस्ट गोवा यूनिवर्सिटी के बॉटनी डिपार्टमेंट के प्रोफेसर एम.के. जनरथनाम, एम.के. जनरथनाम, एम.के. जनरथनाम के नाम पर इसका नाम रखा गया। ठीक है, इसकी खास बात क्या है कि ये बहुत खूबसूरत पुष्प भी, जंगली पुष्प भी प्रदान करने वाली घास है, और साथ ही साथ ये बहुत ही हार्श कंडीशन में भी अपने आप को एडजस्ट कर सकती है, लंबा सूखा झेल सकती है यानी ड्राउट रेजिस्टेंस है, सैलिनिटी झेल सकती है यानी कि सैलिनिटी रेजिस्टेंट है। ठीक है, पीएच वैल्यू घटे या बढ़े, पीएच मान मृदा का, तो उसको भी ये झेल ले जाएगी। बैक्टीरियल इन्फेक्शन इसको नहीं लगते हैं। ठीक है, यानी एंटी बैक्टीरियल क्वालिटी इसके अंतर्गत है। और दूसरी बात, इसमें फली लगती है जिसमें धान जैसे धान होता है उस तरह का सीड निकलता है। ठीक है, तो एक नई संभावनाएं देखने को मिलती हैं। भारत धान यानी चावल उत्पादन में काफी आगे है ना, लेकिन तब भी हमारे यहाँ राइस वैरायटी जो है कई समस्याओं से ग्रसित रहती है। कौन कौन सी समस्याएं, जो समस्याएं इस घास को नहीं लगती हैं, है ना, शॉर्ट हो गए सर। हाँ, वो सारी समस्याएं, हाँ, भारत के धान को, विश्व में जो भी धान है उनको ये समस्याएं लगती हैं। ठीक है, तो अगर हम इन फ्यूचर इस घास का जो है डीएनए इस्तेमाल कर दें, है ना, हाँ, तो इसमें क्या है कि अगर हमने उसको कौन सी टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे,
जेनेटिकली मॉडिफिकेशन टेक्निक का इस्तेमाल करके ऐसा राइस हम बना सकते हैं जो भारत में प्रोडक्शन को बहुत अधिक बढ़ा सकता है, और साथ ही साथ जो समस्याएं जिनके कारण चावल का उत्पादन कम हो जाता है वो समस्याएं नहीं होंगी। जैसे कि सबसे ज्यादा आपको समस्या देखने को मिलती है, इस बार कौन सी डिजीज पकड़ी थी, ब्लैक टिक्का, ब्लैक ब्लिट, है ना, डिसीज, जिसकी वजह से पिछली साल बहुत अधिक धान बर्बाद हो गए, है ना। तो उससे भी बचाया जा सकता है, बहुत बड़ी चीज हो जाएगी अगर ये सक्सेस रहा मामला तो। ठीक है, अब बात आती है गोवा में जो घास भूमि है सवाना प्रकार की, उसे क्या कहते हैं, एक नया उसी जुड़ी हुई और बातें भी जान ले साथ ही साथ। जब बात कर रहे हैं तो मोरेन ग्रास कहते हैं, यानी कि और जगहों पर क्या क्या कही जाएगी, थोड़ा सा अगल बगल की चीज भी देख लेते हैं। ये भी पूछी जाती रहती है, अगल बगल भी देखते रहना चाहिए, अड़ोसी पड़ोसी ही आते हैं। सोलावन और एलिफेंट। हाँ, ये वेस्टर्न घाट है। तो यहां पर घास भूमि इस साइड में तो सदाबहार वन पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि मानसून पवने आकर के अच्छी खासी वर्षा इस साइड में करा देती हैं, है ना। तो यहाँ पर तो ठीक ठाक दशा देखने को मिलती है। यहाँ मानसून ओरोग्राफिक इफेक्ट देखने को मिलता है, पर्वतीय प्रभाव, अच्छी खासी वर्षा हो जाती है। लेकिन इस साइड में जो लीवर्ड स्लोप है, हवा क्या करती है, डिसेंड करती है, तो अच्छी रेनफॉल नहीं हो पाती है, यानी ड्राई कंडीशन रहती है, शुष्कता रहती है। तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह की घास का नाम जो इंपॉर्टेंट है, जैसे महाराष्ट्र वाले पार्ट में इस साइड में जो सवाना प्रकार की घास है, दुनिया की सबसे लंबी घास है ये, 15 से 16 फुट। ठीक है, जिसे महाराष्ट्र में क्या कहा जाता है, एलिफेंट ग्रासेस कहा जाता है। और कर्नाटका में इन्हें क्या कहा जाता है, सोला ट्रॉपिकल ग्रासेस हैं। और अभी जो रिसेंट खोजी गई है गोवा में, इसलिए इसका नाम इंपॉर्टेंट है, मोरैन घास, गोवा मोरैन कहलाती है। और गुजरात में ये वेस्टर्न घाट के ऊपर, यानी कि सवाना घास भूमियां या ट्रॉपिकल ग्रासलैंड जो हैं भारत में, उनके नाम मिलान करने के लिए दे दे पेपर में, इधर दे दे कर्नाटक, ऑप्शन ए कर्नाटक, बी में दे देगा गोवा, सी में दे देगा गुजरात, डी में दे देगा महाराष्ट्र, है ना। तो इधर 1 2 3 में आपको देगा इसे मिलान करने को, सोला, मुरैन, बन्नी, है ना, ऐसे इसको बन्नी, गुजरात में बन्नी ग्रासलैंड कहलाती है। नेशनल पार्क भी बनाया गया है उसको, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और राजस्थान में तो अगर शिवेंद्र भैया होंगे तो वो बताएंगे, हम नहीं बताएंगे। अरावली पर्वत के पूरब में मारवाड़ का पठारी भाग है, मैदान है, और वहां पर उस पठारी भाग में घास भूमि है जिसे मारवाड़ी ग्रासलैंड भी कहते हैं। वो बन्नी से सटी हुई है, समझ लो आप, वही बनी का ही एक्सटेंशन है, टाइप सेम वही है। तो कई बातें क्लियर हो गई।
ठीक है, आते हैं, आगे चलते हैं। किसी कोई डाउट? हाँ भाई, जिसको डाउट आउट हो हैंड रेज कर देना। तो राजस्थान वाली क्या बताया सर? मेरी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, ब्रिजेश जी कह रही हैं, क्या मेरी वॉइस में प्रॉब्लम आ रही है? क्लियर है सर, उनका नेटवर्क प्रॉब्लम होगा तो। हाँ, तो आपका नेटवर्क प्रॉब्लम है। हाँ रिया जी, आप कहाँ हैं? हाँ, आपको डाउट आया है, बिल्कुल पूछिए। सर ये आपने राजस्थान में बन्नी बताया है? नहीं, गुजरात में बन्नी। जी सर, और राजस्थान में? मारवाड़ी। ठीक है सर। ठीक, दोनों है एक ही कैटेगरी की, है ना, लेकिन यानी बन्नी वाली ही आके जा करके खुलती है मारवाड़ी, लेकिन लोकल स्थानीय तौर पर उनका नाम क्या हो गया है, बदल गया है। और ये किस प्रकार की घास है? टेम्परेट है कि सवाना? तो उसमें है सवाना प्रकार की ग्रासलैंड है। यानी भारत में 16 फॉरेस्ट क्या है या कुछ भी पूछ लिया जाए तो उसमें आप इसका ध्यान रखेंगे। और अक्सर ये पेपर में 2-3 साल में कभी ना कभी यहाँ से क्वेश्चन देखे गए, कभी बैक टू बैक भी देखे गए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट। और किसी कोई डाउट? नो सर। ओके, नहीं सर। ठीक है। अच्छे अच्छे बच्चों को डाउट नहीं होते ज्यादा। डाउट होना लेकिन बहुत जरूरी है। जहां तक 2 ही लोग को डाउट नहीं होता है, बता चुके हैं ना किनको किनको नहीं होता डाउट। जो सर्वज्ञानी हो, सर्वज्ञ, है ना, जिसको अब कुछ बचाना हो, ब्रह्मांडीय ज्ञान सब पता हो, एक उसको नहीं होता डाउट। और दूसरा होता है जिसको कुछ नहीं आता, है ना, उसको भी कभी डाउट नहीं होता, है ना। शक और शंका दोनों शब्द में फर्क है। ठीक है, ठीक है भाई। अच्छा ये बताइए अभिषेक जी कि वेस्टर्न घाट में जो है जो तमिलनाडु में पहाड़ी है उसको क्या, किस नाम जाना जाता है? और केरला में जो वेस्टर्न घाट की ब्रांच है उसे किस नाम जाना जाता है? सह्या पर्वतम केरल में, तमिलनाडु में नीलगिरी। तेज बोलो, जैसे खाना ही नहीं खाया है। अरे सह्या पर्वतम, आवाज नहीं आ रही? हाँ, आवाज केरल में ऐसे आ रही सह्या, जैसे गुफा में बैठ के आवाज बोल नहीं रहे आई, जोर तो बोलो। हैं। जय बाबा की। केरल में सह्या पर्वतम, तमिलनाडु में नीलगिरी। मैं नहीं सुनिया। अच्छा, लिख के दे। हाँ ठीक है, सहाया पर्वत। अब ये बताओ, यानी कि केरल में सहाया पर्वतम के नाम से जानी जाती है पश्चिमी घाट की पहाड़ी, और नीलगिरी के नाम से जानी जाती है तमिलनाडु में। तो अब जरा बाबा तुम ही ये बताओ कि कौन सी पीक है जो कि नीलगिरी को सहाया पर्वतम से जोड़ती है? अब बताओ। त्रिपुरी। अच्छा, त्रिपुरी पहाड़ी कहाँ है वहां, और ये कहाँ यहाँ? गलत। त्रिपुरी तो पूर्वांचल पहाड़ी में है। ऑप्शन से याद आ जाएगा, ऐसे आप तीन याद नहीं आ रहा, ऑप्शन से याद आ जाएगा सर। ठीक है, ऑप्शन दे दें? हाँ दे हाँ, प्रश्न है कौन सी पहाड़ी है जो पश्चिमी घाट के सहाया पर्वतम को नीलगिरी से जोड़ती है? ऑप्शन ए अनाई मुंडी, ऑप्शन बी अन्नामलाई, ऑप्शन सी अगस्त मलाई, ऑप्शन डी डोडा बेटा। यही है, डोडा बेटा। जो लोग जानते हैं चैट बॉक्स में आंसर लिख सकते हैं, डी साथ ही सर। साथ देख। डी सर, डी क्या? डोडा बेटा, डोडा बेटा। अच्छा मेरी अच्छा, मेरी तरफ से। और कोई? और कोई? और कोई?
आदित्य के हिसाब से बी है, गोपाल के हिसाब सर से मैंने बी भेजा है। है। सर ये तो नीलगिरी में ही है, दोनों दो छोटा अज्जू बच्चा आईपीएस सेकंड है और इसमें सही आंसर है बी। भी। और यहाँ तक कि कौन सा दर्रा है, कौन सा पास है, यहाँ तक पेपर में पूछा गया है। इसी बार पूछा गया था बिहार पीसीएस में। और अनाईमुडी क्या है? हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची। और अगस्तमलाई पश्चिमी घाट की दूसरी सबसे ऊंची चोटी। डोडा बेट्टा नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। और अन्नामलाई दोनों को जोड़ने का काम करती है। पढ़ते लिखते नहीं हो। अब करेंगे। अगला है कोइलवार सेतु कहां पर है? सिंपल सा क्वेश्चन। कोइलवार ब्रिज, यह इसका इनॉग्रेशन दिसंबर में हुआ। ठीक है, डेट वगैरह नहीं पूछी जाती इस तरह क्वेश्चन में, लेंथ पूछी जा सकती है। ठीक है, जैसे कि पेपर में पूछ लिया था भूपेंद्र हजारिका वाला बांध कहां पर है? भूपेंद्र हजारिका बांध 2017 यूपी पीसीएस में पूछा था। असम में कौन सी नदी पर? क्या नाम है इसका? पहले नाम क्या था? देहांग और लोहित के संगम पे, यानी ब्रह्म, वहां पर जहां मिलती वहां पर वहीं से बन जाती है ब्रह्मपुत्र। जी हाँ बिल्कुल सही है। तो उसका पहले नाम क्या था? ढोला सादिया बांध। ढोला सादिया। हाँ ठीक है, ये बिहार में इनॉग्रेट हुआ। और नदी कौन है? सोन नदी। सर इसकी लंबाई अप्रोक्सीमेट 1500 किलोमीटर। हाँ वही 1500 मीटर समथिंग। हाँ तो इसका याद रखेंगे। बिहार पीसीएस जो देने वाले हैं उनके लिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है ये। ठीक है, अगला महाशरद। पटना के आसपास तो नहीं बना सके? हाँ, सोन नदी के बारे में जान लीजिए कहां से निकलती है। अमरकंटक। हाँ, सतपुड़ा की दूसरी सबसे ऊंची चोटी मैकाल पहाड़ी की अमरकंटक से निकलती है दो नदियां। एक भ्रंश घाटी के कारण, ये 7-8 बार रिपीट हुआ है। भ्रंश घाटी के कारण पश्चिम की ओर बह जाती है, जिसका नाम है कौन सी? नर्मदा। और एक उत्तर पूरब की ओर जाकर के पटना बिहार में गंगा नदी से मिल जाती है सोन, है ना? इसी पे बेस एक क्वेश्चन आया था सर। इसी पे बेस एक क्वेश्चन आया था कि गंगा और सोन नदी के बीच में पाटलिपुत्र है ही नहीं है। पाटलिपुत्र के बारे में पाटल, बिल्कुल यही डायरेक्ट क्वेश्चन था। पटना डायरेक्ट क्वेश्चन था सर कि पाटलिपुत्र कौन दो नदियों पे स्थित है, कैसे कैसे स्थित है, तो वो यहाँ पर आया था उसके लिए ये वाला। अगला महाशरद, ये क्या है? महाशरद, और इसको किसने क्या कहते हैं लॉन्च किया है और किस विभाग से संबंधित है? ये महाराष्ट्र सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट, ठीक है, सामाजिक न्याय विभाग द्वारा, महाराष्ट्र के सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट के द्वारा ये एक डिजिटल पोर्टल है जो कि दिव्यांग लोगों के लिए बनाया गया है। ठीक है, किसके लिए है इसको ध्यान रखेंगे। पहले तो कौन? महाराष्ट्र का सामाजिक न्याय विभाग। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट बात है इसमें किसके लिए? डिजिटल
टूल फॉर मतलब ऑनलाइन बेस सारा काम होगा, उनको कहीं आना जाना नहीं पड़ेगा, कुछ भी फाइल करने के लिए कुछ भी। ठीक है, किनको? दिव्यांग, ठीक है, फिजिकली चैलेंज पीपल, उनके लिए किस चीज का ये सॉल्यूशन देगा? हेल्थ रिहेबिलिटेशन। ठीक है, यानी कि जो भी स्वास्थ्य से संबंधित योजनाएं आ रही हैं, लोगों को ऑफिस जाना पड़ता है, पंजीकरण कराना पड़ता है, कुछ डिजिटल प्लेटफॉर्म है उसमें सभी लोग अप्लाई करते हैं, लेकिन इसमें एक ही जगह पर उनको सारा असिस्टेंस मिलेगा। उनको केवल अपना सर्टिफिकेट नंबर उसका अपलोड करना पड़ेगा, सारी सुविधाएं उनको उपलब्ध हो जाएंगी, सारा हेल्थ कार्ड जितना भी योजनाएं आएंगी सबका जो है उनको लाभ उसके माध्यम से प्राप्त होगा, और वो घर में बैठ करके इसके लिए रजिस्टर कर सकते हैं। क्योंकि जब फिजिकली चैलेंज है तो उसको ज्यादा परेशान नहीं करना चाहिए, बहुत ज्यादा फॉर्मेलिटी नहीं, बहुत ज्यादा भाग दौड़ उनको नहीं कराना चाहिए। बढ़िया योजना है, तो महाशरद नाम है इसका। ठीक है, लेकिन इसमें ऑप्शन ऐसा लगेगा जैसे कोई बहुत बढ़िया फेस्टिवल है जो शरद पूर्णिमा में जो है बुद्ध जयंती मना रहे हैं, कुछ ऐसा टाइप का फील इसमें आ रहा है। अगला सर ये महाशरद है सर। सर शरद पवार के जन्मदिन के उपलक्ष्य में के जन्मदिन के ऊपर ही वो के दिन ही स्टार्ट किया गया था सर ये। हाँ, उससे है शरद पवार संबंधित, के। लेकिन उससे संबंधित नहीं है, ये दिव्यांग लोगों के लिए है। ठीक है, ये दिव्यांग लोगों के लिए मेन बात वो वो है। भी तो कहीं भी बेचारा आपको दिव्यांग है, बोल ही नहीं पाता। कौन? शरद पवार ऐसा मत कहिए। पैरालाइज शरीर है ना करे। अच्छा, मेढक की एक नई प्रजाति पाई गई, इकोलॉजी इन्वायरमेंट से कनेक्टेड है, पश्चिमी घाट में। मिरिस्टिका स्वाम्प ट्री फ्रॉग, ये पेड़ पे रहने वाला मेढक है। बहुत बढ़िया इसका एक्टिविटी यूट्यूब पे देखे हुए। मैच का स्वाम ट्री फ्रॉग, ये क्या है, कहाँ पाया जाता है? पहली बात तो बेस्तन घाट में, ठीक है, पश्चिमी घाट में पाया जाता है। और उन वृक्षों पर रहता है जिसके अगल बगल कहीं तालाब हो, जिससे कि वो तालाब में भी कूद जाए जब गर्मी पड़े तो। ये जल्दी नहीं देखा जाता है पेड़ों पर, ये केवल कुछ समय के लिए 2 से 3 हफ्ते के लिए ही पेड़ों पर आते हैं। ठीक है, ब्रीडिंग के लिए। ठीक है, नॉर्मल इनको ब्रीडिंग करना चाहिए इसमें, है ना, लेकिन यहाँ पर ब्रीडिंग के लिए आते हैं। ठीक है, फॉरेस्ट फ्लोर पर, पेड़ की टहनियों के ऊपर, अलग तरीके का इनका अपना सिस्टम है, थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है, ये कहाँ पाए गए? पहली बार थ्रिसूर जिले में, केरला के थ्रिसूर जिले में इनको देखा गया। ठीक है, अगला ब्लैक फंगस। ब्लैक फंगस त्रिशूल या त्रिशूर जिला? थ्रिसूर त्रिशूर। थ्रिसूर थ्रिसूर उतना नहीं पूछेगा जी, बस है क्या, बस इतना ही बहुत होता है। इस तरह के क्वेश्चन में है क्या, बस इतना ही पूछा जाता है। ठीक है, कहाँ पाएगा कि इस तरह से नहीं पूछा जो जाए, वही पढ़ने से फायदा है। हाँ, ब्लैक फंगस
मिकोसिस, हाँ, जिसका दूसरा नाम है, एक फंगल इन्फेक्शन है, बहुत रेयर है, बहुत सीरियस है, ठीक है, लेकिन बहुत ही रेयर है, सब में नहीं देखा जाता है, ठीक है। फंगल अटैक है, एक तरह से कवक जन्य व्याधि है। किसको लगती है? अभी किसी ने बोला था कुछ, कहां पर होती है ये? बॉडी में? क्या कान में होती है? नहीं भाई, ठीक है, ये शरीर में फैल जाती है, ये बीमारी फंगल अटैक है जो शरीर में फैल जाती है, ठीक है। और उससे बड़ा दिक्कत हो, जो क्या कहते हैं, कान होता है ना, उसमें ब्लड आ जाना, आंख में सूजन, एकदम लाल हो जाना, बहुत पेन होना, ठीक है, चेहरा का फूल जाना जैसे हनुमान जी हैं। और इसमें एक और चीज होती है बड़ी, जो इसका लक्षण है, अपना अपना चेक करके देख लें जरा। इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये नाक है, ऐसे नाक है तो बराबर है, लेकिन जब ये बीमारी पकड़ती है तो एक तरफ की नाक गुब्बारे की तरह फूल जाती है, छेद बहुत छोटा सा बंद हो जाता है, और दूसरी तरफ की नाक नॉर्मल रहती है। बड़ा सुंदर लगता होगा। हाँ, तो ये इमेजिन करिए आप, वैसे तो याद रहेगा ज्यादा अच्छा समय तक, ठीक है। तो इस तरह की बीमारी बहुत रेयर देखी जाती है, ठीक है, लेकिन ये जो है खतरनाक बहुत है, मृत्यु हो जाती है इससे। तो अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है ब्लैक फंगस? तो बहुत समय से दुनिया में है, ठीक है, तो अभी क्यों इतना हाईलाइट हो गई? दरअसल कोविड के कारण, ठीक है, ये बीमारी बहुत बड़े पैमाने पर, रेयर थी लेकिन ज्यादा लोगों को प्रभावित करने लगी है। जिनको एक बार कोविड हुआ है वो इस बीमारी के चपेटे में बड़ी जल्दी आ रहे हैं, ये एक समस्या है। और कोविड से जुड़ी हुई कोई भी चीज होगी तो पेपर में पूछे जाने की संभावना बहुत बढ़ जाती है कि वो पेपर में पूछा जाए। सर पिछली बार तो कुछ पूछा नहीं था कोविड से, तो इस बार पूछ लेंगे, है ना, सब वो जानते खूब, सब पढ़ के आए होंगे कोविड। कोविड से जो ठीक हो गए सर उनको, जो कोविड से एक बार ठीक हो गए, कोरोना को इम्पैक्ट से, वाली बीमारी फिर उसके बाद देखने को मिल रही है कई सारे लोगों को। तो इसी की रिसर्च हो रही है कि भाई ये क्या है, ये तो बड़ी समस्या है। कोविड अपना काम करके गया तो अपना भाई छोड़ गया। अगला, सर इसका कुछ काम बताया था आपने मुकोर मिकोसिस, उसका नाम है मुकोर मिकोसिस, वैज्ञानिक नाम इस कवक का। सांस से अंदर एंट्री मारता है, हवा से, ठीक है, हवा में, जहाँ हवा में हम लोग सांस ले रहे हैं, न जाने कितने बैक्टीरिया और फंगस हम लोगों के बॉडी में इंटर कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये बीमारी ज्यादा उधर साउदर्न इंडिया में ज्यादा चपेटे में ले रही लोगों को, जहां पर ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेटिक कंडीशन है, वहां पर कवक के उगने की संभावना अधिक होती है, क्योंकि वहां बारिश भी अच्छी है, तापमान भी अच्छा है, और ये कंडीशन बैक्टीरिया के लिए भी बहुत अच्छी होती है, और फंगल के लिए, प्लांट है तो उसको जो चाहिए वो तो मिल ही जाता है, ठीक है। अगला हिमगिरी,
हाल ही में चर्चा में। ये सब यूपीएससी का बड़ा फेवरेट है, हाल ही में चर्चा में। तो साथ ही साथ बेइज्जती करती कि बेटा तुम द हिंदू नहीं पढ़ते हो ना, है? हाल ही में चर्चा में रहा, तुम्हें नहीं पता, नहीं पढ़ते न्यूज़पेपर। हिमगिरी क्या है इसके बारे में बताएंगे गजेंद्र जी हैं, कैप्टन गजेंद्र। तीनों कैप्टन में से नेवी के कोई एक बता सकता है? तीनों नहीं है क्या आज क्लास में? शिवेंद्र, गजेंद्र, राहुलेंद्र, कोई इंद्र नहीं? आज कैसे तीनों गायब हैं? क्या लिखा है? हाँ, विजय जी सही है उत्तर आपका, ठीक है, लेकिन उसमें क्या? यह है क्या, किस तरह का है शिप? एक प्रोजेक्ट चल रहा है, ठीक है, 17A प्रोजेक्ट, भारतीय नौसेना का प्रोजेक्ट चल रहा है। इंजीनियर्स लिमिटेड द्वारा कोई है, GRSE द्वारा निर्मित किया गया है। प्रोजेक्ट 17A एक मिशन चल रहा है, ठीक है, जो 2023 तक जिसमें कंप्लीट। हाँ 7 शिप्स डेवलप की जा चुकी हैं, ठीक है, और जिसमें 4 मझगांव डॉक लिमिटेड MDL जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मझगांव पूछा जाता किसके लिए फेमस है ना? क्लेम करना है डॉक, नहीं म्यूट कर लीजिए भाई। डॉक लिमिटेड, तो इसमें है क्या, स्टेल्थ शिप्स बनाई जा रही हैं। स्टेल्थ, ये नाम आप पहले भी सुने होंगे। इनका फायदा क्या है, कहां पर है? चला है कोलकाता, ठीक है, कोलकाता में। गार्डन रीच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर्स, जिसे ये पूरा बनाने का ठेका लिया हुआ है। कौन बना रहा है? यानी कि गार्डन रीच, हाँ, गार्डन, नोट कर लीजिए, गार्डन रीच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर्स, जिन्होंने ठेका लिया है इसको बनाने का, ठीक है, यानी एक निजी संस्था, अर्ध सरकारी कह सकते हो, इसको बना रही है। धीरे धीरे सब प्राइवेटाइज हो जा रहा है। सर क्या बताया? गार्डन रीच शिप एंड इंजीनियर्स इनको डेवलप कर रहे हैं। स्टेल्थ मतलब है कि पानी में इसको रडार नहीं कैप्चर कर पाएगा, सोनार नहीं कैप्चर कर पाएगा। इससे पता चल जाता है ना, रडार से, सोनार से, कि कौन सी शिप कहां पर है। तो जैसे स्टेल्थ विमान है अमेरिका की, उसको भी नहीं कैच कर पाता है, चीट कर जाता है इन रेज को, जिससे दुश्मन हमें डिटेक्ट नहीं कर सकता है कि हम कहां पर हैं। तो स्टेल्थ ग्रेड की जो सबमरीन्स हैं उनको डेवलप किया जा रहा, 7 बन गई हैं, ठीक है, और यही बना रहा। कोई क्लू नहीं देगी, दुश्मन के बगल पहुंच जाएगी, वहां तैनात रहेगी, वहां का जो है, चाहो तो अटैक करना हो तो अटैक करेगी, डिफेंस करना हो डिफेंस करेगी, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना हो तो इंफॉर्मेशन जो है प्रोवाइड करेगी। और सर मझगांव डॉक लिमिटेड, इसका क्या बताया था? ये मझगांव डॉक लिमिटेड जो है ना, ये भी एक कंपनी है। मतलब दोनों बना मझगांव डॉक, नहीं 4 इसने बनाई, ठीक है, 4 इसने बनाई, मझगांव डॉक लिमिटेड, ठीक है, और 3 इसने, ये चीज कह रहा हूं।
4 3 7। और इनमें इस प्रोजेक्ट में 7 में सबसे पहला जो है वो है हिमगिरी। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इससे हमारी नौसेना बहुत ही सशक्त हो जाएगी, काफी स्ट्रांग हो जाएगी। अभी तक भारत में, ठीक है, इस प्रकार की स्टेल्थ ग्रेड की सबमरीन्स नहीं है। कितना अच्छा हो हम जाएं दुश्मन को मार के चले जाएं, दुश्मन को पता भी नहीं चले कि हम कब गए और उसको कब ठुकैया हो गई इमरान खान की है। ठीक है, आते हैं आगे। अगला है सक्षम। कौन क्या है? हाँ, डेट नहीं पूछेगा इसमें भी। सक्षम ये क्या है? ये किसके लिए है? ये भी नेवी के लिए है, जिसको लॉन्च किया गया, इंडियन नेवी के लिए लॉन्च किया गया है। क्या ये ऑफशोर पेट्रोल वेसल है। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए डेवलप की गई, जिनमें से 5वीं है जिसको अभी लॉन्च किया। कई लॉन्च हो चुकी हैं, ये 5th है। और हाल ही में इंडियन नेवी में जो कोस्ट गार्ड होते हैं उनके लिए इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, कोस्ट गार्ड हमारे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन तक आते जाते रहते हैं, है ना। और शिवेंद्र जी भी शायद उसी डिपार्टमेंट में है ना, कोस्ट गार्ड वाले में ही है। आज नहीं आप लोगों के बीच, नहीं तो बताते। ठीक है, इजट क्या होता है? ये सर पेट्रोल का मतलब ये नहीं पेट्रोल भरने का काम आता है, पेट्रोलिंग सब इस्तेमाल होता है। गश्त लगाने से। हाँ, गश्ती पानी का जहाज है ये। ठीक है, ईजेड होता है किसी तरह से के बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल की दूरी, ठीक है, का एरिया होता है, जहां पर किसी देश का कुछ अधिकार होता है। ठीक है, इसके बारे में हम पीछे चर्चा कर चुके हैं, वो अभी उसकी चर्चा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लगभग सब जानते ही होंगे। बेस लाइन होती है एक ये वाली, है ना, आधार रेखा। फिर मैरीटाइम बेल्ट होती है 12 नॉटिकल माइल तक। 24 नॉटिकल माइल तक क्या होती है? कॉन्टिगुअस जोन होता है, विशिष्ट परिक्षेत्र जिसे कहते हैं। ये सब चीजें होती हैं। अगला तो सक्षम ये है, इनकी क्षमता बढ़ाती है और अच्छी तरीके से टेक्निकल चीजें इसमें कुछ ऐड की गई हैं। अगला है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी इकोलॉजी एनवायरनमेंट से है। हिमालयन सिरु भेड़ की तरह होता है ये सिरु। गूगल करके इसका मुंह देख लीजिए आप लोग, बड़ा क्यूट लगता है। भेड़ की तरह, जैसे गाय और भेड़ का मिक्सचर टाइप का हो, और सींग छोटी छोटी होती हैं, 2 ठो से। ऐसा नहीं होता है, कान होता है। ठीक, हिमालयन सिरु, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। कहाँ पाया था? कोल्ड डेजर्ट रीजन ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश, हिमालयन कोल्ड डेजर्ट रीजन ऑफ यानी हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। ये किसके किसके बीच क्रॉस है, बड़ा क्रॉसिंग है इसके साथ भाई। ठीक है,
क्रॉस बिटवीन गोट, डंकी, काउ एंड पिग। ये केवल यहाँ से यही पूछा जा सकता है निम्नलिखित में इसे या किनके किनके बीच संकर प्रजाति है। ऑल द अबव ऑप्शन दे दे उठा करके, या 1 2 3 4 ऐसे करके दे दे। ठीक है, बकरी, गधा, गाय और सुअर चारों का मिश्रण है, ये संकर प्रजाति ये है। ठीक है, इसका सर गाय की तरह बड़ा, ठीक है, और जो नाक होती है उसी तरह से थुन की तरह होती है, गला छोटा होता है। ठीक है, और गधे कान इसके गधे पर गए हैं, हाँ? और पूंछ सुअर की तरह होती है, थन सुअर की तरह होता है, दूध सुअर के बराबर देती है। ये मिक्सअप है गजब का। ये क्या कहते हैं, वुल्नरेबल कैटेगरी में IUCN ने इसको रखा है। IUCN की रेड लिस्ट हाल ही में दिसंबर में IUCN की रेड लिस्ट में इसे संकट प्राय कैटेगरी कि अभी तो खतरे में नहीं है, लेकिन अब बस खतरे में आने वाला है इसका नंबर। ठीक है, वुल्नरेबल कैटेगरी में इसको रखा गया है। ठीक है, और भारत के वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब का, ये खुद में पूछा गया है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की, 1976 की, 1984 की, 1986। ये कई बार यही पूछ लिया गया है डायरेक्ट। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट क्या लिख दूं यहाँ, यही इसी का मसला फंसा था पेपर में। 1972 नहीं रखते यार तुम लोग। 1972 वन्य जीव संरक्षण अधिनियम भारत का है वन्य जीवों के संरक्षण के लिए बोथ फ्लोरा एंड फौना की सूची 1 में, अनुसूची 1 में से रखा गया है। मतलब बहुत हाई प्रायोरिटी पर ब्रीड को संरक्षित रखने की बात करी गई। जैसे शेड्यूल 1 है और शेड्यूल 2 बाकी और भी चीजें हैं। शेड्यूल 1 के अलावा तो बाकी में इतना स्ट्रिक्ट वो नहीं है ये पनिशमेंट, बाकी में उतना नहीं है। शेड्यूल 1 पे ऐसा होता है कि स्ट्रिक्ट बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी पर ये है, सबसे ज्यादा दंड इनके लिए। ठीक है, नेक्स्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भैया यूपी वाले बाबा लोगों के लिए, राष्ट्रीय कामधेनु आयोग। ठीक है, कामधेनु क्या है, एंशियंट पीरियड में कुछ कामधेनु वगैरह। क्यों रिया जी, मम्मा ने कभी सुनाया था कहानी? सर गाय होती है कामधेनु। अच्छा, गाय होती है, तो क्या कैसी गाय होती है ये? सर मैंने टीवी में देखा है। क्या देखा था? सर वो जो मतलब सुनहरे कलर की गाय होती है। क्या खासियत उसके अंदर, कोई शक्ति वक्ति? हाँ, शक्ति वगैरह दिखाई थी उसमें। क्या होता है उसमें? मतलब जिसके यहाँ भी होती है वो वहाँ संपन्नता आती है, ऐसे कुछ था। नहीं, इसके ये इतना इम्पोर्टेंट है कि इस पूरा एंशिएंट हिस्ट्री में इसका बड़ा रोल देखने को मिलता है। यानी कि ये योजना गाय के लिए है। ठीक है, जैसे कि राष्ट्रीय गोकुल मिशन है ना, उसी से जुड़ा हुआ है, उसी की एक सब स्कीम है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन चल रहा है, गोधन संरक्षण। इसी के कारण जगह जगह पर गौ का वध निषिद्ध किया जा रहा है। जब दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देना, पशुधन को बढ़ावा देना, एनिमल हस्बेंड्री को बढ़ावा देना, उससे जुड़ा हुआ मिशन है। ठीक है, जिसे कि भारत की मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी डिपार्टमेंट ने किया है। ठीक है,
फिशरी एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग मिनिस्ट्री मंत्रालय, ठीक है, उसके द्वारा इसको क्रियान्वित कराया गया है। आयोग है जो पॉलिसी डिजाइन करेगा। ये क्या है, कब बना था ये? 2019 में इसका कॉन्स्टिट्यूट हुआ था, 2020 में ये काम करना शुरू कर दिया। 2019 में गठित किया था, 2020 में इसने अपनी पहली पॉलिसी जारी करी, ठीक है, जिनको अडॉप्ट किया जा रहा है धीरे धीरे करके, ठीक है। और ये किसके लिए पॉलिसी डिजाइन करेगा? राष्ट्रीय गोकुल मिशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो केंद्र में बैठे हैं दादा, जो राज्य में बैठे हैं दादा, दोनों इसी सोच के हैं, है ना। ये राह चलते यहाँ पर इस देश में लड़कियों को भले लोग छेड़ दे रहे हैं, लेकिन गाय को भूल के भी आंख मत दिखाना, ठीक है। एम्बुलेंस भले दूसरी ब्लेड में पहुंचे, लेकिन जो 138 पता नहीं कौन सा नंबर है जिस पे कर दो, तो अगर कोई गाय परेशान है तुरंत आ जाए, ठीक है, अच्छी बात है, ये भी होना चाहिए। लेकिन इसी भारत की महिलाएं मांग करती हमें गाय जैसी सुरक्षा चाहिए, उनकी मांग पूरी की जाए। ठीक है, मेघदूत पुरस्कार, ठीक है, ये किस चीज के लिए दिया जाता है? इसको शुरू किया गया है। हाँ, कुछ मैं बता रहा था इंपॉर्टेंट बात पीछे वाली, वो पेपर में पूछी जाती है एंशिएंट हिस्ट्री में। कामधेनु, ये गाय थी जिसके सामने खड़े होकर के जो कुछ मांगो तुरंत प्रकट, और ये थी वशिष्ठ के पास। और इस गाय के चक्कर में बहुत बड़ा बवाल हो गया। विश्वामित्र इस गाय को चोरी करने की कोशिश किए, पराजित हुए। विश्वामित्र को राजा सुदास ने भगा दिया और उनकी जगह वशिष्ठ को पुरोहित बना लिया। विश्वामित्र ने फिर बदला लेने के लिए भारत के जो है राजपूत और म्लेच्छ राजाओं को 10 लोगों को इकट्ठा करके युद्ध कर दिया, जिसे कहते हैं बैटल ऑफ 10 किंग, 10 राज्य युद्ध कहा जाता है। इसके बारे में इंफॉर्मेशन ऋग्वेद के मंडल में है रितुल जी? डायरेक्ट क्वेश्चन आईएसपी से दोनों में, 7th मंडल, ठीक है। दसराग युद्ध के समय भरत कबीले यानी जो सुदास का कबीला था का पुरोहित कौन था? सुदास के वशिष्ठ थे, वशिष्ठ थे, ठीक है, उधर विश्वामित्र, ठीक है। तो ऋग्वेद के 7वें मंडल में, और कितना ईसा पूर्व में लड़ा गया था? लगभग 600 1400 बीसी, ठीक है, 1400 बीसी में लड़ा गया था, ठीक है। इसको ध्यान रखेंगे। तो कामधेनु बहुत बढ़िया वाली गाय है, जो मांगो वो दे देगी, ठीक है। कुछ भी मांग लो, खाना पीना, जो पनीर, पुलाव, बिरयानी, कोका कोला, सब देगी, ठीक है। समझी रिया जी? यस सर। ठीक है भाई, बहुत हो गया, 8 बज गए, छोड़ा जाए अभी? Yes, ऑप्शनल भी पढ़ाना, ठीक है, ठीक है भाई। सर ये कामधेनु का अब नहीं मिलेगी क्या? हाँ, हमारे यहाँ बंदी हुई है। सर सर मुझे पूछना था, जो भी आप ये नोट्स वगैरह बनवाते हैं उसे A4 पेपर पे लिखना है, कॉपी? नहीं, आप जो है क्या कहते हैं, जो बिना लाइन वाली कॉपी होती है उस पर लिखिए, ठीक है। बिना लाइन वाली कॉपी चलेगी, बिना लाइन वाली कॉपी, हाँ, बिना लाइन वाली कॉपी, ठीक है। जो वर्षा नरवानी आज तक ना खरीद पाई, क्यों ना नरवानी जी?
क्या सर ऐसा मत बोलो, इतने सारी खरीदी है मैंने, एक नहीं खरीद लिया है? अच्छा, मैं चलो 10 धन्यवाद। ठीक है भाई, बाय बाय, मिलते हैं कल सुबह। बाय बाय सर। बाय सर।